देखिए आज सामने आ जाओ। देखिए, डे बिफोर yesterday we started a new chapter of your economic syllabus, that is chapter number 4, the economy of Maharashtra। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने बोला कि हमारे को इंडिपेंडेंस नो डाउट 1947 में मिल गया था, बट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। मैंने हिस्ट्री पूरी आपको समझा कर दी थी, व्हाट वाज हैपन दैट मूवमेंट मैंने पूरा समझा कर दिया था। जिनको अगर नहीं मालूम होगा या आपने नहीं देखा होगा तो मैंने उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है, एक बार वो देख लो, उसमें मैंने डिटेल में सब समझा कर बोला। अब देखिए, उसके बाद हमने पढ़ा था कि टोटल महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है विच आर डिवाइडेड इनटू 6 क्या है जी, महसूल ऑफिस, या जिसको अपन क्या बोलेंगे, रिवेन्यू डिविजन्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद हमने बोला था ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है, और जमीन के बाबती में या उसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है टोटल लैंड एरिया के बारे में इंडिया में। उसके बाद आपको अगर याद होगा तो काफी सारा उसके बारे में देखा था, और फिर हमने देखना चालू किया था, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर। हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे महाराष्ट्र के, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ये देखा था कि दिन ब दिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारे स्टेट जीडीपी में जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है जी, कम होते जा रहा है, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसा हमने बोला था प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, उसके बाद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है रूरल इंडिया में, उसके बाद लैंडलेस लेबर या बहुत कम जमीन है, ऐसे लेबर की संख्या क्या होते जा रही है जी, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मार्जिनल फार्मर्स, आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि जमीन के छोटे छोटे क्या होते जा रहे हैं जी, टुकड़े किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन कम होते जा रही है। फिर एग्रीकल्चर इनडेप्थनेस है, देन हमने बोला था कि लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी है, क्लाइमेट चेंजेस का इंपैक्ट हो रहा है, लैक ऑफ कैपिटल है, ड्राई लैंड का प्रॉब्लम है। दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स बिफोर एग्रीकल्चर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद होगा तो व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर डेवलपिंग दैट एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी हमने वो लेक्चर में पढ़ा था। अब देखिए आज हमारे को पढ़ना है दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। अब सेकंड सेक्टर पढ़ते हैं हम, दैट इज इंडस्ट्री। कोई भी इकोनॉमी ध्यान दीजिए 3 सेक्टर में बटी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बोलते एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर बोलते इंडस्ट्री, और टर्शियरी सेक्टर बोलते सर्विस सेक्टर। वैसे ही स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की भी इकोनॉमी 3 हिस्सों में क्या हुई है जी, ये डिवाइड हुई है। पहले अपने एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया, अब देखते हैं अपन सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्री। क्या बोल रहे हैं देखिए, Maharashtra is an industrially advanced state. Industrial sector plays a major role in the economic development of Maharashtra. It has potential to absorb excess labor from the farming sector. It lead to diversification of markets, generate higher income and higher productivity. आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र इज इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट ऐसा बोला जाता है। अपने पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के पास एडिशनल वर्कफोर्स है, जिसको अपन ने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला था क्या, व्हाट मीन बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बोलिए बोलिए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बताइए फट से। जो काम तो कर रहे हैं पर जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या है जी, 0 है। तो ऐसा जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है उसको अब्सॉर्ब करने की ताकत, अब्सॉर्ब करना बोल तो अपना सामावून घेण्याची ताकद किसमें जी, इंडस्ट्रीज में है। ठीक है, इंडस्ट्रीज को तो आप देखेंगे पुणे, मुंबई, उसके बाद औरंगाबाद, यहाँ पर तो इंडस्ट्री में जितने लेबर लगे उतने कम पड़ते हैं, प्रोवाइडेड उनको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत तो भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है जी, अट्रैक्ट कर सकती है, वो एब्सॉर्ब कर ले सकती है, ऐसा बोला हुआ है। आगे क्या बोला देखिए आपके पास नीचे, as per the annual survey of industries 2016-17, the industrial sector of Maharashtra is at the top position. The share of industry in the net value added, underline कीजिए कितना है देखिए, net value added में share of industry कितना बोला हुआ है देखिए,
द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द नेट वैल्यू एडेड इज अबाउट 18%. कितना परसेंट है जी? 18% है. महाराष्ट्र हैज आल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स. इंडिया में अगर कोई भी फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसकी फर्स्ट चॉइस क्या है जी? महाराष्ट्र है. क्यों? क्योंकि अपने पास इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल अपने पास है, मुंबई है ना. और उसकी वजह से देखेंगे तो मैक्सिमम कारपोरेट ऑफिस कहां पर है जी? मुंबई में है. इंडिया में जितने भी कंपनीज है उसमें के मैक्सिमम कंपनीज के कारपोरेट ऑफिसेस मुंबई में है. ओके, आगे क्या बोला देखिए आपके पास नीचे बोला हुआ है. अब आपके पास नीचे बोला हुआ है देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इन अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स ऑफ कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in certain sector. The Liberalization Act of 1991 cleared the path of FDI. अब देखिए there are two concepts. There are two. लीजिए अब देखिए क्या बोला हुआ है. FDI के बारे में पढ़ रहे थे अपन. In the early 1990s, the government of India started amending the norms capping foreign direct investment. अपन ने पढ़ा है 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज, और उसमें हमने बोला था गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी. और लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या था? ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन को तो क्या फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज को, बिजनेसेस को आपके कंट्री के बाउंड्रीज क्या कर देना है जी? आपने ओपन कर देना है. तो फॉरेन के पहले मैंने बोला था ना, पहले 24% अलाउड किया, फिर 51% अलाउड किया, और लास्ट में कितना जी? 100% अलाउड कर दिया. क्या क्लियर हो रहा है क्या? देखिए ठीक है. आगे क्या बोला देखिए द लिबरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1991 क्लियर्ड द पाथ ऑफ एफडीआई. महाराष्ट्र हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया. कोई भी फॉरेन की कंपनी अगर आती है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका मोस्ट फेवर्ड स्टेट कौन सा होगा जी? महाराष्ट्र होगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहले उतरेगा तो मुंबई में. मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया, और वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो मुंबई का काफी नाम है. तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा जी? मुंबई जाएगा. वो भले ही दिल्ली गया बट उसकी चॉइस कहाँ होगी? मुंबई में, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करने की चॉइस होगी. आगे क्या बोला देखिए आपके पास नीचे महाराष्ट्र द स्टेट हैज रिमेन्ड इन द फ्रंट forefront in terms of FDI inflow in the country. The FDI inflow in Maharashtra since April 2000 till September 2017 was 6,11,760 crore, which is 31% of FDI inflow at all India level. इंडिया में अगर 100 रुपए आए तो उसमें से 31 रुपए आपके लिए कहाँ आए जी? महाराष्ट्र में आए. ऐसे एफडीआई ऐसा बोल रहा है. तो एफडीआई की अमाउंट भी दी है यहाँ. कितना दिया है? 6,11,760 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में क्या बोलकर आए हुए जी? एफडीआई बोलकर आया, ऐसा उसका बोलना है. ठीक है. चलिए आगे क्या बोला हुआ है देखिए आपके पास. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए अब आपके पास जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जनरल प्रॉब्लम्स क्या है वो देखते हैं. देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के जनरल प्रॉब्लम्स बोले. पहला, डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स. डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स बोले तो क्या? अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है तो उसको फटाफट जमीन अलॉट हो जानी चाहिए, है ना. उसके बाद आप अगर देखेंगे तो क्या हो जानी चाहिए? पूरे लाइसेंसेस मिल जानी चाहिए. उसके जो भी ये हर्डल्स है वो इमीडिएटली क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए. बट अपने यहाँ उसके प्रोसीजर में क्या हो रही है जी? देर हो रही है, ऐसा बोला हुआ है. ठीक है. सेकंड बोला देखिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? आप अगर देखेंगे तो हम थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ते हैं, स्किल ओरिएंटेड कम पढ़ते हैं. स्किल बोले तो क्या? आप देखेंगे तो प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, या आईटीआई करने वाले बच्चे हो गए, ये पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चे हो गए. इनमें क्या डेवलप की जा रही है जी? स्किल डेवलप की जा रही है. हमारे पूरे पढ़ाई में एक ही स्किल का सब्जेक्ट है अभी आपके लेवल पे, वो है अकाउंट्स. क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में परफेक्ट हो गए, आपको अकाउंटिंग प्रॉपर वे करते आ गए, तो आप 12वीं के बाद भी अगर आपने जीएसटी का नॉलेज ले लिया, टैली का नॉलेज ले लिया, तो कहीं पर भी आप 6-7 हजार 10 हजार में अकाउंटेंट बोलकर क्या कर सकते हो जी? काम कर सकते हो. तो अपने पास भी एक स्किल का सब्जेक्ट है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग. अब आप कितने अच्छे तरीके से अकाउंटिंग पढ़ते हो, इट इज अप टू यू.
ठीक है, तो यहाँ पर अपने स्टेट में क्या है जी, स्किल डेवलपमेंट में हम कहीं तो भी लैक कर रहे हैं ऐसा बोल रहा है। आगे बोला देखिए लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो अभी कौन सी टेक्नोलॉजी है जी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है ऐसा बोल रहा है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, अब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में क्या क्या आता है लिखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में क्या क्या आता है। अब ये कम हो गया है, बट जब बुक लिखा गया तब ये प्रॉब्लम थे। पहला इलेक्ट्रिसिटी, जिसको एनर्जी भी बोला जाता है। देन रोड्स, वाटर सप्लाई, ये सब कहीं में आता है जी, इरिगेशन फैसिलिटी सब कहीं में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आता है। प्रॉपर रोड्स नहीं है, रास्ते में खड्डे कि खड्डे में रास्ते हैं, पहले ये नहीं समझ में आता था, अपने पास हाईवे नहीं थे, अभी आप देखेंगे तो अपने पास काफी अच्छे हाईवेज बन गए। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए 24 आवर्स, इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर वाटर सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बोला लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है, जो रिस्क लेकर बिजनेस स्टार्ट करता है। लिखिए एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है, पर्सन स्टार्टिंग innovative business and taking risk। कुछ एंटरप्रेन्योर्स के आपको नाम बताता हूं, ने देखा होगा तो देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड शार्क टैंक। वो शार्क टैंक में देखिए वो आकर बैठते हैं सामने, जज करते हैं, उसमें एक बोट का मालिक है क्या। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ओयो रूम्स का मालिक है ना। उसके बाद वो एक लेडी बैठी है, उसमें से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया जी, अफलातून बिजनेस स्टार्ट करके बताया। ओयो रूम्स, उसका खुद का एक भी रूम बिल्डअप नहीं है, बट ऑल कंट्रीज में वर्ल्ड में आज वो रूम बुकिंग करवा कर देता है। ठीक है, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया थी। उसके बाद बोट, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया थी। आप वो शार्क टैंक प्रोग्राम देखते होंगे तो देखिए उसमें कितने इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं, नए नए अफलातून बिजनेस आइडिया लाते हैं। तो महाराष्ट्र में बोला गया है ये कहीं तो भी हम उसको लैग कर रहे हैं, है ना। जो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप पहचानी जानी चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पर ही आप देखेंगे तो जब हम बीकॉम कर रहे थे तो वो टाइम पर बीकॉम 3rd ईयर में महाराष्ट्र का जो उद्योग भवन है ना, वहां से लोग आते थे और वो हमारे को अलग अलग क्या बताते थे जी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते थे, और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। बट अपना प्रॉब्लम क्या है, हर एक माँ बाप को लगता है कि उसको अच्छी जॉब ही होना चाहिए उसके बच्चों में। सब लोग जॉब को करियर मानते हैं, बट जॉब को करियर नहीं मानते हुए क्या होना चाहिए जी, बिजनेसेस भी करना चाहिए, नए नए इनोवेटिव बिजनेस करना चाहिए। तो अगर सब लोग जॉब सीकर बन गए तो कोई तो भी जॉब गिवर भी तो चाहिए ना। तो महाराष्ट्र में ये कहीं तो भी हम उसको लैक कर रहे हैं ऐसा बोला हुआ है। नेक्स्ट बोला देखिए लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस बोले तो कुछ सिटीज काफी डेवलप हुए हैं, लाइक पुणे, नासिक, औरंगाबाद, जो संभाजीनगर बोलते हैं अपन, मुंबई, नागपुर, ये सिटीज काफी डेवलप हुए हैं। तो बाकी के सिटीज, महाराष्ट्र की बात चल रही है, अपनी महाराष्ट्र की बात चल रही है, बराबर। हैदराबाद इज नॉट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो कुछ स्टेट्स, कुछ सिटीज अपने पास अच्छे डेवलप हुए, बट बाकी के सिटीज उतने अच्छे डेवलप नहीं हुए। तो दिस इज नोन एज रीजनल इम्बैलेंस। बोले तो क्या सर, इंडस्ट्रीज वही सिटीज में ज्यादा इंडस्ट्रीज हो गए हैं। जैसा मुंबई में देखेंगे आप, पुणे में देखेंगे आप, पुणे अभी रांजनगांव तक पुणे फैल गया है। पुणे का करीबन 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में पुणे क्या हो रहा है जी, एक्सपांड हो रहा है, वहां तक इंडस्ट्रीज पहुंच रहे हैं। बट आप देखेंगे तो नांदेड़ में सब फैसिलिटी होते हुए भी इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, रीजनल इम्बैलेंस बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, देखिए। और महाराष्ट्र में काफी बड़े पैमाने पे ऐसा बोला गया है।
इज इट ओके विथ यू? तो ये कंप्लीट हो गया इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स। अब देखिए मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18। क्या क्या मेजर्स लिए? single window sale was initiated to provide all clearance to the existing and prospective investors। सिंगल विंडो बोले तो एक ही जगह आपको जमीन का अलॉटमेंट, पूरे लाइसेंसेस, इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए पूरे क्लियरेंस एक ही जगह से मिल जाएंगे, आपको 10 ऑफिस घूमने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इसको बोला गया सिंगल विंडो सेल। ठीक है। सेकंड बोला देखिए महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेलिसिटेशन सेल मैत्री was introduced to provide online consolidated information about investment process। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पोर्टल डेवलप किया, दैट पोर्टल इज नोन एज मैत्री। और वो मैत्री पर महाराष्ट्र में कौन से इंडस्ट्रीज में स्कोप है, उसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट का उसके लिए क्या क्या स्कीम्स है, कौन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, वहां पर इंडस्ट्री डालेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सब वहां पर बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बोला देखिए award for export performance space rent subsidies are provided to small scale industries to encourage participation in international exhibitions। इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर एग्जीबिशंस भराए जाते हैं। आप कभी अगर दिल्ली जाओ तो दिल्ली में प्रगति मैदान बोलकर एक एरिया है, वो प्रगति मैदान में साल के 12 महीने एग्जीबिशंस चलते रहते हैं। सर ये एग्जीबिशंस कई के रहते, अब जैसा आप देखेंगे तो नवंबर के महीने में डीडैक बोलकर एग्जीबिशन होने वाला है। वो डीडैक में ऑल ओवर वर्ल्ड से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, मैं 2 बार जाकर आ चुका हूँ। तो वहां पर आप अगर देखेंगे तो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो उनके यहाँ पर कैसा एजुकेशन का लेवल चल रहा है वो बताया जाता है। ठीक है ना। एडवांस्ड वहां पर जो एजुकेशनल इक्विपमेंट्स है, लाइक जैसा ये मेरी स्क्रीन है, बराबर है, कैमराज है, ये डिजिटल ये कार्ड का ये सब वहां पर आते हैं। वैसे ही आप देखेंगे तो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, उसके बाद आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है, इनके भी एग्जीबिशन होते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग जो एग्जीबिशन है वहां पर महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज भी जाए, छोटे मोटे जो बिजनेसेस है वो भी जाए, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, वो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन करने लगाती है। वहां पर जाने के लिए वहां पर जो रेंट लगेगा वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का, बहुत बार गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी बोले तो सपोज वो रेंट है 1 लाख रुपए का, ये बिजनेसमैन बोला साहब 1 लाख रुपए रेंट में भरना नहीं होता, तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है हम आपको 70% सब्सिडी देते हैं, 60% सब्सिडी देते हैं। बोल तो आप 1 लाख रुपए अभी भर दो, उसमें से हम 70,000 रुपए आपको रिफंड कर देंगे। बोल तो नेट उसको कितने लगे जी, 30,000 रुपए लगे क्या, देखिए बोला। तो गवर्नमेंट ये भी क्या कर रही है जी, हेल्प कर रही है। सर ये क्यों कर रही है, जो अच्छे इंडस्ट्रीज है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी जी, प्रमोट करेगी कि नहीं करेगी। देखिए जैसे महाराष्ट्र में अभी हल्दी बहुत अच्छे पैमाने पे हो रही है, हल्दी बोले तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्मरिक बोलेंगे ना, तो टर्मरिक काफी अच्छे पैमाने पे होती है। अपने पास मैंगो, आम पूरे इंडिया में फेमस है अपना आम, ठीक है। तो ऐसे जब एग्जीबिशन होते हैं तो वो जो लोग हैं वहां के जो एक्सपोर्टर्स है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उनको वहां पर बेचती है और वहां पर उनको क्या करती है जी, वो एग्जीबिशन में हिस्सा लेने लगाती है, जिससे महाराष्ट्र का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है देखिए आपके पास, क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, लाइक महाराष्ट्र में अभी अपने पास नजदीक है शेंद्रा बिडकी, या औरंगाबाद में जो संभाजी नगर में बनाया गया है, तो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अगर आप इंडस्ट्रीज डालते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको 5 साल तक जीएसटी में छूट है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स में छूट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आधा ही लिया जाता है उनसे, काफी सारे उनको रियायतें दी जाती है, कंसेशन दिए जाते हैं। सर क्यों, क्योंकि पूरे इंडस्ट्रीज पुनः मुंबई में ही कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, तो उसको कहीं तो भी इधर लाया जाए बोलकर इनको क्या दिया जाता है जी, एक्स्ट्रा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री स्प्रेड होंगे। नेक्स्ट बोला देखिए, महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MSICDP is being implemented all over the state to develop small, medium and micro enterprises। ठीक है, MSME इनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र काफी कोशिश कर रही है, ऐसा बोला हुआ है। तो ये हो गया देखिए आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात हो गई। अब देखिए नेक्स्ट बोला दैट इज अ टर्शरी सेक्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं जी, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोला देखिए, सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस, अंडरलाइन कीजिए क्या क्या आएगा इसमें, इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज, ये सब कहीं में आ गया, सर्विस सेक्टर में आ गया। हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टर में आ गया, टूरिज्म सर्विस सेक्टर में आ गया। ठीक है, क्या बोला देखिए, सर्विस सेक्टर इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स। बोले तो क्या सर, अब ये सर्विसेज टू बिजनेस में क्या क्या आया, लास्ट चैप्टर में पढ़े, याद कीजिए क्या क्या पढ़े थे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोले थे अपन ने, क्या क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा क्या, लिखिए वहां पर, बैंकिंग आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, और क्या लिया था जी, बाकी के तो ले लिए ना, पर बैंकिंग ले लिए, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग आएगा, ये सब सर्विस सेक्टर में, ऑल दिस केम अंडर सर्विस सेक्टर। आप कोई भी सिटी के बाहर जाओ, आपको बड़े बड़े गोडाउन देखने को मिलेंगे माल स्टोर करने के लिए, कुछ लोगों का बिजनेस ही है, दे आर रनिंग वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसेस में क्या किया जाता है, किसानों का माल रखा जाता है और उस पर वो रेंट लेते हैं, आ रहा है क्या, ठीक है। चलिए नीचे क्या बोला देखिए, सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर to the gross state domestic product has been highest compared to other sector. It was 54.5% during 2017-18। बोले तो अगर 100 रुपए स्टेट का क्या है जी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो उसमें से 54 रुपए 50 पैसे ये हिस्सा किसका है, सर्विस सेक्टर का है। वो तो करीबन करीबन 55% अकेला कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है जी, सर्विस सेक्टर कर रहा है, और रहे वाले 45% में फिर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है। क्लियर हो गया क्या, इज इट ओके विथ यू, ठीक है। चलिए नीचे क्या बोल रहा है देखिए, द कोर एरियाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूड फिनटेक, आईटी एंड आईटीईएस स्टार्टअप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टूरिज्म एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अंडरलाइन कीजिए, इसमें क्या क्या आया, फिनटेक आया, आईटी एंड बोलता हूं, आईटी एंड आईटीईएस स्टार्टअप्स आ गए, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया, डिफेंस आ गया, टूरिज्म है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, आईटी, महाराष्ट्र में आईटी हब कौन सी सिटी है बताइए, महाराष्ट्र में आईटी हब बोलकर कौन सी सिटी काम कर रही है, अच्छा इंडिया में 3 मेजर कौन से आईटी हब सिटीज है बताओ, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। पहला आईटी हब सिटी है बेंगलुरु, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है पुणे, पुणे में भी आईटी कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे है। महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई क्या, बहुत सारे बच्चे पुणे में आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। पुणे में महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट से टीए होकर पुणे में बच्चे सेटल हुए वाले, हर डिस्ट्रिक्ट से। कुछ कुछ तो ऐसे सोसाइटीज है वहां एक एक बिल्डिंग में 50-50 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते, बहुत सारे रहते, टीए रहते पूरे। या सपोज वहां 100 फ्लैट्स है तो उसमें से 50 फ्लैट सीए के है, बाकी के फ्लैट आईटी वालों के, इंजीनियर बनकर गए वाले
जो बनते हैं ना कंप्यूटर इंजीनियर्स वगैरह जो बनते हैं, दे आर ऑक्युपाइड दैट प्लेस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आईटीज हो गया। उसके बाद बोला देखिए स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप बोले तो क्या, नए नए बिजनेस स्टार्ट हुए हैं। ऐसा आपके सामने कोई एग्जांपल है क्या जो स्टार्टअप है? नहीं, कोई भी बोलो, स्टार्टअप का एग्जांपल कोई भी बोल सकते हैं। अभय बुतड़ा का जो टैब था, बराबर है ना, तृप्ति अभय बुतड़ा के नाम से जो कंपनी बनाया था वो एक स्टार्टअप था। और ऐसे कोई स्टार्टअप्स आपको ध्यान में हो, कल आप मेरे को स्टार्टअप ढूंढ के बताना महाराष्ट्र के। आप सिंपली गूगल करो, आपको मिल जाए। ठीक है। उसके बाद बोला क्लाउड कंप्यूटिंग प्लान। आगे बोला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोले तो जो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन रहे हैं। उसके बाद बोला हुआ है देखिए डिफेंस। डिफेंस बोल तो आप अगर देखें तो आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद बोला हुआ है देखिए टूरिज्म। टूरिज्म भी अपने स्टेट में काफी बड़ा है। आप देखेंगे तो औरंगाबाद के पास वेरू अजंता है। कोकण में भी काफी टूरिज्म चलता है। पुणे में काफी टूरिज्म है। मुंबई भी एक टूरिज्म स्पॉट है अपने पास। ठीक है। कोल्हापुर भी एक टूरिज्म स्पॉट है। ठीक है। उसके बाद बोला आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है अपने पास, काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पुणे में जाओगे तो सिम्बोसिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। भारतीय विद्यापीठ है क्या, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या बोला देखिए गवर्नमेंट has also tried to expand the service sector by various activities in tier 2 cities। अब टायर 2 सिटीज बोलते हो, टायर 1 में मुंबई, टायर 2 में औरंगाबाद, नासिक, ये टायर 2 में आते हैं। और टायर 3 में हम आते हैं, टीयर भी बोला जाता है उसको। पुणे टीयर 1 में आता है, टीयर 2 में तो टीयर बोला जाता है। अपन एक्चुअली ना देखिए एसी में बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वैसा नहीं बोलना चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड टीयर, 3 टीयर, बराबर है ना। अपन थर्ड टायर, अरे थर्ड एसी नहीं बोलेगा, थर्ड टीयर बोलेगा, सेकंड टीयर, बराबर है ना। और फर्स्ट क्लास ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पे टीयर बोल तो 3 कैटेगरी में सिटी को डिवाइड किए गए। जो मोस्ट डेवलप्ड है, फिर सेमी डेवलप्ड है और लेस डेवलप्ड है। तो अपन टीयर 3 में आते हैं। नांदेड़, लातूर, ये सब टीयर 3 में आते हैं। क्लियर हो गया? ओके, चलिए बाकी का देखते हैं कल।